हेलो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों पर अपन बात कर रहे थे। जो खंड ब था उसका तीसरा पार्ट था। तो संघीय व्यवस्था क्या है या संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं और संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण कौन कौन से हैं, उन पर अपने चर्चा की थी पिछली वीडियो में। आज की जो क्लास है भारतीय संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था के तंत्र एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं। यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है न पूर्ण रूप से एकात्मक है। इसमें संघात्मकता के जो मुख्य बातें थी वो तो शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ में एकात्मकता के लक्षणों को भी शामिल किया गया है। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन चर्चा करेंगे भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण शामिल किए गए। इन एकात्मकता के लक्षण कौन कौन से, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, संघात्मक व्यवस्था में अपने ये पढ़ा था कि संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें स्वतंत्र इकाइयाँ मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं और वो स्वतंत्र इकाइयाँ हैं वो एक संधि या समझौते के माध्यम से संगठित होती है, अपने अपने मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती है। और उस संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है, और जो एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य की सरकार या इकाइयों की सरकार। दोनों अपने जो अधिकार है, दोनों को जो शक्तियाँ हैं वो संविधान के द्वारा दिया जाता है। यानी मोटे तौर पर जो संघीय व्यवस्था होती है वो संधि या समझौते के द्वारा, लिखित संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ये मोटे मोटे तौर पर संघीय व्यवस्था में मुख्य मुख्य बातें थी। और भारतीय संघीय व्यवस्था में भी इन संघीय व्यवस्था के जो मुख्य लक्षण थे, संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये शामिल थी। अब जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसमें एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं, तो देखो एक एक करके अपन देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में या भारतीय संविधान में एकात्मकता के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एक संविधान। सामान्य तौर पर अपने ये पढ़ा कि जो संघीय व्यवस्था होती है उस संघीय व्यवस्था में राज्य के लिए अलग से संविधान होता है, केंद्र के लिए अलग से संविधान होते हैं। लेकिन भारत की जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, एक ही प्रकार का संविधान है। राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार या संघ और जो संघ की इकाइयां हैं वो दोनों हैं, वो उनके लिए एक ही संविधान का प्रावधान किया गया है। दोनों है वो एक ही प्रकार के संविधान से शक्तियां लेती है। यानी भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें एक संविधान है, संघ के लिए व राज्य के लिए। यानी संघ और राज्य इन दोनों के पास में क्या अधिकार होगा, कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इन सब की जो व्यवस्था है वो एक ही प्रकार के संविधान में है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में एक तो एकल संविधान है। दूसरा देखो, एकहरी नागरिकता। संघात्मक जो व्यवस्था होती है तो संघात्मक व्यवस्था में संघ की अलग से नागरिकता मिलती है, संघ की जो इकाइयाँ हैं उनको अलग से नागरिकता, यानी संघ और राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है, जिसको अपन कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो सामान्य तौर पर जो सैद्धांतिक रूप से संघवाद है या संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी संघ की और संघ की इकाइयाँ, जिसको भारत में राज्य कहते हैं, संघ और राज्य दोनों की एक ही नागरिकता रहेगी। यानी हम जिस भारत देश में रहते हैं उसमें अपन को भारत की नागरिकता प्राप्त है, न कि राज्य की अलग से। यानी जैसे अपन राजस्थान राज्य में रह रहे हैं तो राजस्थान राज्य के लिए अलग से नागरिकता और भारत के लिए अलग से नागरिकता, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय व्यवस्था में नहीं है। या भारतीय नागरिकता ही है, राज्य की अलग से कोई नागरिक नहीं। संविधान में स्पष्ट प्रावधान कर दिया कि एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं। यानी संघ और राज्य के लिए एक ही नागरिक, यानी भारतीय नागरिकता। ऐसे नहीं कि राजस्थान की नागरिकता अलग से मिल गई। तो ये भी एकात्मकता, एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है। दूसरा देखो, एकीकृत न्यायपालिका।
भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका को बनाया गया है, यानी कि निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक जो सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है। यानी आप इसके अधीनस्थ, जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, उसके बाद में जिला अदालतें होती है, तो ये एक दूसरे से, यानी आप निचली अदालत से यदि आप न्याय से संतुष्ट नहीं तो आप उसके ऊपरी अदालत में जाएंगे, ऊपरी अदालत के बाद आप सुप्रीम में, सर्वोच्च अदालत में जा सकते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसलिए जो भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि राज्य की अदालत ने जो फैसला दे दिया वो अंतिम है, उस पर कोई सर्वोच्च नहीं है। तो संघीय व्यवस्था में राज्य की जो अदालत होती है वो सर्वोच्च होती है, संघ की जो अदालत होती है वो संघीय मामलों को देखती है। यहाँ भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ सर्वोच्च या शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सभी अन्य अदालतें हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया वो अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है, जिसको अपन एक अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं। न्यायपालिका अपन पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके द्वारा जो भी निर्णय दिए गए उसको साक्ष्य के रूप में या उसको मान्यता मिलेगी। तो ये होगी एकीकृत न्यायपालिका। दूसरा देखो, एकात्मकता के लक्षण को देखें तो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, केंद्र के पक्ष में संघात्मक जो व्यवस्था होती है, संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। और भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों में भी अपने पढ़ा था कि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संविधान में संघ के पास में कौन सी शक्तियाँ रहेगी, राज्य के पास में कौन सी शक्तियाँ रहेगी, और संघ और राज्य दोनों के पास में कौन सी शक्तियाँ, इसका स्पष्ट विभाजन था। लेकिन जो भारतीय संघीय व्यवस्था है इसमें शक्तियों का जो विभाजन किया गया है तो ये संघात्मक व्यवस्था की तरह, लेकिन इसमें केंद्र को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के संबंध में केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। तो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, सामान्य तौर पर ये शक्तियों का विभाजन ये संघात्मक व्यवस्था के लक्षण अपन पढ़ते हैं, लेकिन शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा, यानी केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, राज्य को केंद्र की तुलना में कम शक्तिशाली बनाया गया है। यानी देखो, सामान्य तौर पर ये जो शक्तियों का जो विभाजन था वो संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखो केंद्र के पक्ष में कैसे, संघ सूची के अंदर जो भी विषय थे, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, संघ सूची के जो विषय है उस पर केवल और केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के जो भी विषय है इन पर राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन इसमें ये बात है कि संघ या केंद्र की जो सरकार है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है यदि आपातकालीन व्यवस्था हो। आपातकालीन व्यवस्था में राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार कानून बना सकता है, या फिर राज्यसभा है वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का यदि घोषित करती है और संसद से निवेदन करती है तो उस पर भी संसद या संघ सरकार है वो कानून बना सकती है। कहने का मतलब है इन राज्य सूची के विषयों पर संसद है या केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। कहने का मतलब शक्ति जो राज्यों को प्राप्त थी, इसमें भी केंद्र सरकार इस पर विशेष परिस्थितियों में, आपातकालीन व्यवस्था में या अन्य परिस्थितियों में कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है इसमें संघ की सरकार, राज्य की सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन आपने ये पढ़ा था कि संघ के कानून में और राज्य के कानून में, यानी संघ सरकार और राज्य की सरकारें एक ही समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों यदि कानून बनाती है और उन दोनों के मध्य किसी भी मतभेद होता है तो केंद्र का जो कानून है वो मान्य होता है। यानी कि यहाँ पर भी केंद्र को शक्ति ज़्यादा प्राप्त है, यहाँ पर भी केंद्र कानून बना सकती है और यहाँ पर तो केंद्र को अधिकार है ही। कहने का मतलब शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा किया गया है। देखो एक और चीज़ है, इन शक्तियों के विभाजन के बाद में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं,
शक्तियाँ। संघात्मक व्यवस्था में तो ये होती है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। यहाँ अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये हुआ कि वो विषय जिनका इन तीनों सूची में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है उन विषयों से संबंधित है वो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो भारतीय जो व्यवस्था है, तो भारत के संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, इस अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार है संघ सरकार को, संघ सरकार को। तो यहाँ पर भी केंद्राभिमुख शक्ति आ रही है, तो ये अवशिष्ट शक्तियों पर भी केंद्र को अधिकार है, यानी जहाँ जहाँ पर केंद्र ज़्यादा ताकतवर है वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है। तो ये हो गया। देखो अब और एक एक करके देखते हैं। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन की यदि बात करें तो संविधान में जो संशोधन होता है सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के सहमति से, यानी संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, न कि राज्यों को प्राप्त है। यानी अधिकतर ऐसे प्रावधान जिनको केवल और केवल संसद है वो क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से उसमें संशोधन कर सकती है। कुछ में वो विशेष बहुमत से कर सकती है। कुछ ऐसे मामले रहते हैं जिसमें राज्यों की विधानसभा या राज्यों से सहमति ली जाती है, आधे से अधिक राज्यों की। लेकिन ज़्यादातर यदि अपन देखें तो संविधान में संशोधन से संबंध में जो भी शक्तियाँ हैं वो संसद को प्राप्त है, न कि राज्यों को प्राप्त है। तो ये संविधान में संशोधन के संबंध में भी केंद्र को ज़्यादा ताकत दी गई है। अब देखो एक और चीज़ यदि अपन देखें, आपने देखा होगा अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 की यदि बात को देखें तो अनुच्छेद 3 में ये था कि संसद है वो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, एक राज्य को अलग करके दो राज्य में विभाजित कर सकती है, या एक से अधिक राज्यों को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इससे संबंधित संपूर्ण शक्ति किसके पास में, संसद के पास में। यानी राज्यों के संबंध में राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, राज्य को अलग अलग करके नए राज्य का निर्माण करने के बाद इससे संबंधित जो है ये काम किसके पास में, संसद के पास में। ये संसद आर्टिकल 3 के तहत ये सब काम करती है। यानी राज्यों के संबंध में भी, राज्यों को विभाजित करने के संबंध में, उसके नाम में परिवर्तन करने के संबंध में ये सब काम भी संसद कर सकती है, न कि कौन कर सकता है, राज्य। तो ये भी एकात्मकता के लक्षण है। आगे देखो, आपातकालीन जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधानों में सामान्य तौर पर जो सामान्य परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियों में तो ये होता है कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियां होती है उसमें संघात्मक व्यवस्था की जगह एकात्मक व्यवस्था आ जाती है। यानी आपातकालीन प्रावधान जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360, इससे संबंधित यदि कोई आपातकाल लगता है तो जब उस क्षेत्र विशेष में, तो उससे संबंधित संपूर्ण कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास में आ जाती है, न कि राज्यों के पास में। यानी अनुच्छेद जो 352 है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, जो पहले था उसके बाद सशस्त्र विद्रोह कर दिया, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र जो विद्रोह है उस कंडीशन में ये लागू होता है। 356 किसी भी राज्य में, राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल पा रही होती है, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 356 जब लागू होता है तो भी वो ताकत है या उससे संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं वो संसद के पास में चली जाती है, संघ के पास में है। और वित्तीय आपात के संबंध में भी कहने का मतलब है आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधानों में संघ को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है। तो आपातकालीन प्रावधानों में भी संघ को ज़्यादा ताकतवर, आपातकालीन प्रावधान यहाँ अपन को सिर्फ लक्षणों के संदर्भ में देखना है, बाकी आगे पढ़ेंगे अलग से अनुच्छेद 352, 56 और 60। यानी ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के संबंध में किसी भी राज्य की जो व्यवस्था है
वो संवैधानिक तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, तो यहाँ पर अनुच्छेद 356 लगता है और ये वित्तीय आपात के संबंध में। तो इसके संबंध में जो भी शक्ति है वो प्राप्त है संघ सरकार को। एक है राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राज्य के अंदर राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल है वो केंद्र का प्रतिनिधि के तौर पर है, यानी प्रत्येक जो राज्य है उस राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल है उस राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और ये राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। कहने का मतलब है राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था पर संघ है वो राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण करने की कोशिश करता है। यानी राज्यपाल होगा वो केंद्र का प्रतिनिधि होगा। कुछ ऐसे जो भी राज्य की व्यवस्था है, राज्य के प्रशासन से संबंधित व्यवस्था है, वो सब है वो राज्यपाल देखता है, और राज्यपाल है वो उसकी जो रिपोर्ट है वो केंद्र को देता है, यानी राष्ट्रपति को देता है। कहने का मतलब है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल होता है वो राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार राज्यपाल की माध्यम से राज्य की सरकारों पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार के संविधान, ये एकात्मक व्यवस्था, एकरी नागरिकता, ये एकात्मकता का लक्षण, एकीकृत न्यायपालिका, ये एकात्मकता का लक्षण, शक्तियों का जो विभाजन है ये एकात्मकता, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई है। यहाँ पर संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो उसमें संघ सरकार ज़्यादा ताकतवर, ये भी एकात्मकता के लक्षण। राज्यों के नाम में परिवर्तन, निर्माण से संबंधित सीमा में परिवर्तन, यहाँ पर भी संघ को ताकत दे रखी, ये भी एकात्मक। आपातकालीन व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था होती है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंधित ये भी एकात्मकता। उसके साथ साथ में अंतिम बिंदु यदि अपन देखें महत्वपूर्ण बातों को, तो ये जो राज्य है, राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है। यानी जो भारतीय संघीय व्यवस्था, सामान्यतः संघीय व्यवस्था में राज्य होती है वो उससे अलग हो सकती है, वैसे असंभव है लेकिन हो सकते हैं। लेकिन जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य है, उन राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के जो राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। यानी भारत का जो संघ है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये मुख्य संघात्मक व्यवस्था है। उसके साथ साथ में ये प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक पद है उनमें भी केंद्र के रूप में, वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासनिक पदों के जो व्यक्ति है वो भी उस पर काम करते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर इतनी बातें, आप 10 से 1 बातें याद रख देंगे तो आप मतलब संघात्मक व्यवस्था की बातें और एकात्मक व्यवस्था की बातों से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप सरलता से कह सकते हैं। संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, एकात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं। तो ये मुख्य लक्षणों पर अपन चर्चा की। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य बातें आप याद रखनी है। अब देखो आगे अपन देखते हैं भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी प्रवृत्तियों से संबंधित कुछ छोटे मोटी बातें अपन कर लेते हैं। संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां या प्रवृत्तियां। दो तीन कथन आते हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। जैसे भारत का जो संघ है या भारतीय संघ को अर्ध संघ किसने कहा, भारतीय संघ को सौदेबादी संघवाद किसने कहा, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसको सहयोगी संघवाद किसने कहा। तो इस प्रकार के कथन भी आ सकते हैं। ये आपको यहाँ शॉर्ट चीज़ें आप दे दीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था की यदि प्रवृत्तियों को देखेंगे तो अपन देखो मुख्य देखें, केंद्रीकृत संघवाद, सहयोगी संघवाद, एकात्मक संघवाद
एकात्मक संघवाद, सौदेबाजी संघवाद और अर्ध संघ। ये मुख्य संघवाद की प्रवृत्तियां हैं जिस पर अपन चर्चा करेंगे। जो केंद्रीकृत संघवाद यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता गया, संघवाद की जो रूप था वो परिवर्तित हो गया। शुरुआत में जब देश स्वतंत्र हुआ, देश का जो संविधान लागू हुआ 1950, ये देखें 1950 से जो शुरुआत वाली जो सरकारें थी 1950 से लेकर के यदि अपन 66 तक बात करें तो उस समय का जो दौर था, उस समय शुरुआत में जो संघवाद था वो केंद्रीकृत संघवाद के रूप में था। यानी जो संघवाद का रूप था वो केंद्रीकृत संघवाद। केंद्रीकृत संघवाद इसलिए क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान बनने के बाद में जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें भी कांग्रेस का ज़्यादा प्रभुत्व, उसमें जो लोग थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण लोग थे, तो वो एक सर्वमान्य लोग थे और उनकी बातों को हर कोई मानता था। तो शुरुआत में जो व्यवस्था थी गांधी जी पटेल और नेहरू जी का जो नेतृत्व था, तो पटेल और नेहरू जी के नेतृत्व में ये जो शुरुआत के 1966 तक और उसके बाद में जो 66 तक का यदि बात उसको भी अपने साथ में कर सकते हैं, तो उसमें जो मुख्य तौर पर जो संघवाद था वो केंद्रीकृत संघवाद था। इसमें केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें, दोनों स्तरों पर संघ की सरकार, राज्य की सरकारें, दोनों एक ही दल की सरकार। जब संघ की और राज्य की दोनों एक ही सरकारें थी, संघ का जो नेतृत्व था ऐसे लोगों के हाथ में था जो सर्वमान्य थे, राजनीतिक दलों से परे थे, हर किसी व्यक्ति को वो स्वीकार्य थे, उनका जो भी आदेश था हर कोई मानने को तैयार था। तो वहाँ केंद्रीकृत संघ यानी राज्य और संघ, तो ये जो संघ है उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है, उस केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर सब कुछ होता था। केंद्र और राज्य की एक ही प्रकार की सरकारें थी। ठीक है। दूसरा जो दौर आया सहयोगी संघवाद, यानी 1967 के बाद में यदि देखें, 1967 के बाद में यदि देखें तो 1967 के बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ। केंद्र में जो सरकारें पहले जो बनी थी वो पूर्ण बहुमत वाली सरकारें थी, सशक्त नेतृत्व था, तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के तहत केंद्रीय नेतृत्व में थोड़ी कमज़ोरी, ठीक है, केंद्र जो सरकार थी वो पहले की तुलना में थोड़ा कमज़ोर हुई। राज्य की जो सरकारें थी, राज्य की सरकारें केंद्र की सरकारों में जो केंद्रीय सरकार में जो राजनीतिक दल था उससे विपरीत सरकारें बनी, तो थोड़ा सा यहाँ जो केंद्रीकृत संघवाद था वो केंद्रीकृत संघवाद सहयोगी संघवाद के रूप में प्रयुक्त हो गया, क्योंकि केंद्र की जो सरकार, राज्य की सरकार अलग अलग दलों की बनी, तो उसमें ये था कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर नहीं था पहले की तुलना में, राज्य भी थे वो दूसरे दलों की जब सरकार बन रही तो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं थे, केंद्र को राज्य की ज़रूरत थी, राज्यों को केंद्र की ज़रूरत थी, तो उन दोनों में आपसी सहयोग की बात रही। तो इसलिए केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, 1971 तक यदि देखें तो ये सहयोगी संघवाद इन केंद्र और राज्य के मध्य सकारात्मक सहयोग बना रहा, तो उसको सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी ग्रेनविन ऑस्टिन ने। इसके बाद में यदि 1971 के चुनाव को देखें या 1980 के चुनाव को देखें, तो 1971 और 1980 का जो चुनाव था उस समय यदि अपन देखें तो ये जो संघवाद था, ये संघवाद है वो बदल करके एकात्मक संघवाद बन गया। एकात्मक संघवाद इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें थी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, सशक्त नेतृत्व था और इस स्तर पर जो निर्णय लिए जाते थे वो सब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, या अपन ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से एक्सक्लूसिव रूप से काम किया जाता था। बड़े स्तर पर संविधान संशोधन हुए और उसके तहत ये जो संविधान संशोधन हुए, न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य जो संघर्ष हुआ, ये सब जो बातें थी उसमें विशेष तौर से एक व्यक्ति विशेष के शासन के रूप में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो संघवाद था
उसमें जो शक्ति थी वो वापस पूर्ण रूप से केंद्र के पक्ष में संग्रहित हो गई, क्योंकि केंद्र की जो सरकार थी ताकतवर सरकार थी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, सशक्त नेतृत्व था, इसलिए जो संघवाद था वो वापस सहयोगी संघवाद से क्या हो गया, एकात्मक संघवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे जो सरकारें थी वो पूर्ण बहुमत वाली सरकारों से लेकर के गठबंधन की सरकारें, गठबंधन की राजनीति शुरू की। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, तो जो गठबंधन का काल था, जो गठबंधन की राजनीति थी, उस गठबंधन की राजनीति में जो भारतीय संघ का रूप था वो सौदेबाजी संघवाद हो गया। जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा होता है, राज्य में अलग से सरकारें, केंद्र में अलग से सरकारें, अलग अलग दलों की सरकारें, एक दल दूसरे दल के सहयोग के बिना सरकार नहीं बना पा रहा है, तो ये जो उस समय ये था, हर कोई अपने हित को, हर कोई अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए सौदेबाजी हो रही थी। यानी एक यदि किसी दूसरे दल को सहयोग दे रहा है, उसमें गठबंधन में शामिल हो रहा है, तो उसका कोई न कोई लाभ या उद्देश्य होता है, राज्य भी अपने लाभ को देखते हैं। तो ये जो सौदेबाजी का दौर शुरू हुआ, ये गठबंधन की राजनीति शुरू हुआ, और उस समय ये जो संघवाद था ये सौदेबाजी संघवाद के रूप में माना जाता है। अब एक जो भारतीय संघवाद है, इसके बारे में ये भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा जाता है। के.सी. वैयर ने ये भारतीय जो संघवाद था, के.सी. वैयर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। अर्ध संघ इसलिए क्योंकि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत की संघात्मक व्यवस्था न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, न पूर्ण रूप से एकात्मक है। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के भी लक्षण है, एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण है। तो इस संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों को देखते हुए के.सी. वैयर ने कहा कि भारतीय संघ को अर्ध संघ कहना ज़्यादा उचित रहता है। तो ये कोटेशन आ सकता है कि भारतीय संघ को अर्ध संघ किसने कहा। एक कथन ये भी आ सकता है कि भारतीय संघ को सौदेबाजी संघवाद किसने कहा, तो मोरिस जॉनसन। मोरिस जॉनसन और ग्रेनविन ऑस्ट ने भारत का जो संघवाद था उसको सहयोगी संघवाद कहा है। तो ये तीन कोटेशन याद रखने हैं, अर्ध संघ के.सी. वैयर, सौदेबाजी संघ मोरिस जॉनसन, और सहयोगी जो संघ है ये ग्रेनविन ऑस्ट ने कहा। तो ये अपने थोड़ी सी संक्षिप्त और सारगर्भित बात की भारतीय संघवाद के प्रमुख जो तत्व थे अध्याय 3। तो उसमें संघवाद का अर्थ, संघवाद की प्रमुख विशेषता, भारतीय संघवाद में संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, एकात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, और संघवाद की जो कुछ प्रवृत्तियाँ, इस पर अपने समझने का प्रयास किया। तो ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अगली क्लास अपन शुरू करेंगे जो इकाई नेक्स्ट है, भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित संसद। तो संसद कोर्स में है, कार्यपालिका कोर्स में नहीं है, तो उसको अपन अध्ययन नहीं करेंगे। तो संसद पर अपन अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।